डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीजेस में से एक। भारत में ही करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या फिर वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वो प्री डायबिटिक हैं। क्या है ये समस्या? क्या लक्षण है प्री डायबिटीज के? कैसे बचा जा सकता है इससे? ये समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर दनेंद्र साहू, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। साथ ही साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश मूलचंदानी, डायरेक्टर डायबिटीज, थायराइड एंड हार्मोन क्लिनिक, न्यू दिल्ली। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विमल उप्रेती भी मौजूद हैं, जो कि है कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड एडिशनल डायरेक्टर, मैक्स हेल्थ केयर, नोएडा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो सबसे पहले डॉक्टर दनेंद्र साहू, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि प्री डायबिटीज क्या है और ये क्यों चिंता का विषय है? प्री डायबिटीज हमें जानना जरूरी है, क्योंकि प्री डायबिटीज वो कंडीशन है जब ब्लड शुगर हमारे शरीर में नॉर्मल लेवल से ज्यादा होता है। मतलब जो हम नॉर्मल लोगों के लिए कहते हैं उस लेवल से ज्यादा होता है, बट उस लेवल तक ना पहुंचा हो जब हम डायबिटीज कहते हैं। तो इस बीच की कंडीशन को हम प्री डायबिटीज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज प्री डायबिटीज में भी डायबिटीज की तरह नॉर्मल लोगों के मुकाबले हृदय रोग की संभावना और जैसे डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस की संभावना थोड़ी सी और जोखिम थोड़ा सा अधिक होता है। प्री डायबिटीज अगर हमें हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? प्री डायबिटीज को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उसे ठीक भी कर सकते हैं अगर हम सही जीवन शैली एवं आहार पे ध्यान दें। इसीलिए हमें प्री डायबिटीज के बारे में जानना और समझना और इसके बचाव के उपायों के बारे में जानना जरूरी है। डॉक्टर जगदीश मूलचंदानी, किसी को कैसे पता चलेगा कि वह प्री डायबिटीज के रिस्क में है? डायबिटीज की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और ऐसा मानते हैं कि 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्री डायबिटीज वाले आगे जाके डायबिटिक होने वाले। इनमें किसको स्क्रीन किया जाए ये सोचना बड़ा जरूरी, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन करना काफी एक खर्चीला काम है। पर जिनकी हिस्ट्री है फैमिली में, खासतौर से जिनके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके अंकल आंटी और उनके रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेटिव्स को अगर डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का खतरा हमेशा ज्यादा है। तो उन लोगों के हर साल उनकी स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है जो कि जिनका वेट ज्यादा है, यंग एज में भी अगर उनका वेट बढ़ गया है, 20 के बाद भी अगर वो ओवरवेट है और बॉडी मास इंडेक्स उनका ज्यादा है, नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 23 से 24 होता है, अगर उनका 24 से ऊपर है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा खतरा होता है डायबिटीज होने का। उनको भी हर साल स्क्रीन करना चाहिए, जिससे कि उनका इलाज जल्दी शुरू हो सके। और एक श्रेणी आती है जिनमें कि जो कि आजकल बहुत लोग, खासतौर से यंगस्टर्स को भी ऐसे जॉब है जो कि कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, बैठे बैठे काम है, हिलने की भी जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो ये लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी कहते हैं हम लोग, निष्क्रिय जो इनकी कार्यशीलता है, वो लोग अपने आप को हर साल जाके डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया गया किसी भी इंसिडेंटल चेकअप में, इन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ये ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये 4-5 श्रेणियां हैं जिनको कि हर साल डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। और 35 के बाद आई थिंक सारी पॉपुलेशन को भी हर साल अपने आप को ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए, क्योंकि एक साइलेंट बीमारी है और अगर आप चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, आपकी शुगर 300-400 भी हो सकती है और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। डॉक्टर विमल उप्रेती, मेरा सवाल आपसे है, क्या वजन कम करना प्री डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में मदद करता है? ज्यादा बढ़ा हुआ वजन शरीर का, जिसे हम ओबेसिटी या ओवरवेट के नाम से भी जानते हैं, ये डायबिटीज होने के मुख्य कारणों में से एक है। जब हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती है और जो हमारी बॉडी की शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। इसी बड़े शुगर लेवल को हम डायबिटीज कहते हैं। और प्री डायबिटीज यानी कि अभी शुगर लेवल्स नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हुई हैं,
लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि वो डायबिटिक रेंज में आ सके। तो यदि हम अपने शरीर के वजन को कम कर सकते हैं, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ, तो हमारा शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। उसकी वजह से डायबिटीज को होने से या प्री डायबिटीज को डायबिटीज कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वजन कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सिर्फ 5 से 7% का वजन, यानी कि अगर कोई पुरुष या महिला का वजन 80 किलोग्राम के आसपास है, तो अगर वो 5 से 7 केजी या 5 से 6 केजी के आसपास वजन लूज कर लेते हैं, तो भी उन्हें सब चीजों में बहुत मदद मिलेगी और वो प्री डायबिटीज स्टेज से डायबिटीज के डायग्नोसिस से बच सकते हैं। डॉक्टर धनेंद्र, ब्लड शुगर कम करने के लिए कौन से सरल आहार परिवर्तन किए जा सकते हैं? ब्लड शुगर कम करने के लिए आहार एवं जीवन शैली किसी भी ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है। आहार में जिन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं वो है रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल कम करना। ये रिफाइंड कार्ब्स मैदा एवं इनसे बनी हुई चीजों में पाया जाता है, जैसे ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड में मैदा यूज किया जाता है। इसके अलावा जो शुगर वाले ड्रिंक्स या जिनमें अत्यधिक मात्रा में शुगर एडेड होता है, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फैट हमें कम से कम लेना चाहिए। और स्वस्थ फैट कुछ खाद्य पदार्थों में होता है, जैसे नट्स में, बीज में, इनमें स्वस्थ फैट भी होता है, इनका हम सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा ये तो वो चीजें हैं जो हमें कम रखनी है। इनके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमें खाने में अधिक लेनी चाहिए, जैसे सीजनल फ्रूट्स। हमें अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। फाइबर की मात्रा बढ़ाने से ना केवल हमारे ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं, बल्कि हमारा पेट भी साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत मिलती है। शुगर के अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में भी हमें फायदा मिलता है। इसलिए हमें फाइबर की मात्रा खाने में अधिक रखनी चाहिए। फाइबर हमें सैलेड, फ्रूट्स जब हम लेते हैं तो उनमें मिलते हैं हमें। डॉक्टर जगदीश, अगर प्री डायबिटीज की बात करें तो इसको रोकने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को खतरा है डायबिटीज का और वो लोगों को अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। जैसे आपने सवाल पूछा कि उनको एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपको प्री डायबिटीज है या प्री डायबिटीज से एक स्टेज पहले आप और आप एट हाई रिस्क है डायबिटीज होने के, तो आपको एक्सरसाइज के जरिए और अपनी डाइट कंट्रोल के जरिए अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि डायबिटीज से क्या हम बच सकते हैं, हमारी जेनेटिक हिस्ट्री तो है। श्योरली अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, फिर स्टिल यू कैन बीट द जेनेटिक जरूर। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं नियमित रूप से, अगर आप एक हफ्ते में 5 दफा भी एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम आधा घंटा रोज, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए एक बहुत जरूरी एक साधन है जीवन का, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ आपके हार्ट को बचाव मिलेगा, बल्कि आपको डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा। जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, जो कि यंगस्टर्स आजकल जिम में जाते हैं या तरह तरह के वो लोग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइजेज आई थिंक जो मिडिल एजेड लोग हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा मानना कि जिनकी उम्र 40 से ऊपर है उनको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, ये गलत धारणा है। जिनकी उम्र 50-60 भी है, ये लोग भी अगर जिम में जाके अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो इससे भी आपको बॉडी फैट बर्न हो जाएगा और आपको डायबिटीज होने से खतरा कम हो जाएगा। तो जिन लोगों को प्री डायबिटीज है या जिन लोगों को डायबिटीज नहीं हुई है, अगर वो लोग रेगुलर जिम में जाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें कि वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, और 30 से 40 मिनट आप हफ्ते में 5 दफा कम से कम आपको वॉकिंग रोज करनी चाहिए। और इससे आपको न सिर्फ आपकी डायबिटीज होने का खतरा कम होगा, बल्कि आप देखेंगे कि आपको हार्ट अटैक होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। और जो वर्ल्ड के जो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आप 5 मील दौड़ लगाते हैं हफ्ते में, तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। डॉक्टर विमल, क्या तनाव का असर ब्लड शुगर पर पड़ता है? क्या इसका भी असर देखा जाता है? तनाव का असर ब्लड शुगर पे बहुत अधिक पड़ता है। तनाव हमारी जिंदगी में एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और तनाव की वजह से हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इन हार्मोन्स को जैसे कि कैटेकोलामिन्स या कोर्टिसोल लेवल्स, जिन्हें हम आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एक्यूट स्टेज यानी कि छोटी अवधि में ये हमारे लिए एक हेल्पफुल चीज है, ये हमारी लाइफ को बचाने के काम में आती है। और ऐसी सिचुएशंस जहां की हमें बहुत अपनी जान को खतरा हो या कुछ ऐसा चीज हो जो हमारे लिए डेंजरस हो,
उससे हमें बच के निकलने के में मदद करती है। लेकिन यदि ये स्ट्रेस लेवल्स हमारे क्रॉनिकली यानी कि लंबे समय तक बढ़े रहें तो उनकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है तो इस बढ़ी हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये प्रायः देखा गया है कि नया डायबिटीज का डायग्नोसिस भी हो जाता है। और अगर किसी को पहले से डायबिटीज की संभावना है या डायबिटीज की ट्रीटमेंट चल रही है तो उनका शुगर कंट्रोल खराब हो जाता है, उन्हें अधिक दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है और यह भी जरूर हो सकता है कि कई बार उन्हें डॉक्टर इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दें। तो इसलिए हमें तनाव से बचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन जो तनाव पैदा करती हैं उनसे अगर हम अवॉइड कर सकें तो करना चाहिए। हमें अपनी स्लीप यानी कि नींद को सही मात्रा में और नियमित रूप से लेना चाहिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि ऐसी हेल्पफुल टेक्निक्स हैं जिसे हम बिहेवियरल ट्रीटमेंट कहते हैं और जिसकी वजह से हम अपने तनाव लेवल को कम कर सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी तनाव के लेवल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर धनेन्द्र, क्या नींद की क्वालिटी डायबिटीज के रिस्क को प्रभावित कर सकती है? क्योंकि आमतौर पे जो लाइफस्टाइल हम सभी जी रहे हैं, नींद की क्वालिटी हर बार एक जैसी नहीं रहती है, तो क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? यस, डेफिनेटली। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आहार एवं जीवन शैली का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में। नींद भी उसी तरह हमारे लिए जीवन शैली का एक पार्ट होता है। अच्छी नींद या नींद की क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों ही अगर सही ना हो तो ये ना केवल हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाते हैं। इससे ना केवल हमारे शुगर पे फर्क पड़ता है, ब्लड शुगर लेवल पे फर्क पड़ता है, बल्कि वेट भी बढ़ता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से जो बाकी जो अन्य प्रॉब्लम्स भी होती है। इसीलिए ना केवल नींद की क्वांटिटी बट नींद की क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। नींद की क्वांटिटी से कहने का मतलब है 7 से 8 घंटे की नींद, रेगुलर नींद हमें लेनी चाहिए जिससे हमारी नींद पूरी हो सके। एवं हमें कुछ प्रिकॉशंस का अगर हम ध्यान रखें तो हमें नींद आने में या नींद टूटने जैसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी बेटर होगी। जैसे हमें स्क्रीन टाइम कम से कम रखना चाहिए। रात में सोने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले हम जो स्क्रीन्स होते हैं, जैसे ना केवल टीवी बल्कि मोबाइल्स वगैरह, इनसे हमें बचना चाहिए। और इन सब चीजों का ध्यान रख के हम अपनी नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर जगदीश, ब्लड शुगर प्रबंधन के लिए हाइड्रेटेड रहना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, ये भी बताइएगा। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सिम्टम्स होते हैं पेशाब आना और मुंह सूखना और ज्यादा प्यास लगना। तो इन सिम्टम्स की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। अगर खास तौर से अगर शुगर बढ़ी हो तो आपको पेशाब ज्यादा आएगा और अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा होता है, खास तौर से जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर है या 60 से ऊपर है। यदि अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखेंगे यानी सही मात्रा में आप पानी पिएंगे या लिक्विड तरल पदार्थ पिएंगे तो आप ये सब चीजें कम कर सकते हैं। लोग पूछते हैं खून पतला करने की दवाई खाएं कि नहीं खाएं, जरूरी है कि नहीं। इस पे काफी कंट्रोवर्सीज हैं। 60 साल की उम्र के बाद खून पतला करने की दवाई खाने की जरूरत होती है, जिसको एस्पिरिन कहते हैं। उससे पहले कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप पानी और तरल पदार्थ जैसे चाय हो गई, ग्रीन टी हो गई, इस तरह की चीजें जो आप लगातार अगर पिएंगे दिन भर तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आप ये देखेंगे कि आपको इन सब बीमारियों से काफी खतरा कम हो जाएगा। खासतौर से स्ट्रोक हो जाता है 60 की उम्र के बाद, बिना किसी वजह से बैठे बैठे क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में, हार्ट में क्लॉट चला जाता है। तो इससे आप बच सकते हैं। और कई लोग पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स और लिम्का कहते हैं कि हम पी सकते हैं, सब तो ये बिल्कुल गलत है। इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, वो भी अगर आपके डॉक्टर ने मना किया तो आप नहीं पी सकते, क्योंकि कई किडनी पेशेंट्स में नारियल पानी भी मना है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में ग्रीन टी, नारियल पानी, चाय, नॉर्मल चाय भी आप पी सकते हैं। और पानी की मात्रा गर्मियों में कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पिए और सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर आपको पानी पीते रहे, जिससे आप हाइड्रेटेड रहें और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो इसलिए जस्ट मंत्र ये है कि आप एक्सरसाइज करें नियमित रूप से, खूब सा पानी पिएं और अपनी लाइफस्टाइल को स्ट्रेस फ्री रखें। दिस इज द मंत्र फॉर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ अगेंस्ट डायबिटीज। डायबिटीज से बचने का ये तरीका है। डॉक्टर विमल, शुगर की क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि ये आमतौर पे देखा जाता है कि क्रेविंग्स हो रही है, खासतौर पे शुगर क्रेविंग्स, और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।
तो शुगर की क्रेविंग्स होने का जब हम अक्सर बैठे रहते हैं या फिर हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सीडेंटरी हो जाता है, तो हमें हर समय कुछ ना कुछ मंच करने का मन करता है। स्पेशली अब जब हम लोग किसी स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं या अधिकतर समय हमारा सीडेंटरी यानी कि बैठे हुए लाइफस्टाइल में निकलता है, तो इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और ये हमारे को धीरे धीरे हमारी बॉडी में और ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और वो जब हम इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो हमें और भूख लगती है और एक्स्ट्रा मन करता है कि खाया जाए। तो ये एक किस्म का विशियस साइकिल है जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी का वेट भी बढ़ता है और हमारी डायबिटीज भी खराब होती है या नया डायग्नोसिस बनता है। तो हमें शुगर की क्रेविंग से बचने के लिए यदि हम सही समय पे एक्सरसाइजेस करें या फिर हम अपना जो कार्बोहाइड्रेट है उसके इंटेक को थोड़ा चेंज करें, हम सिंपल शुगर्स की बजाय कॉम्प्लेक्स शुगर्स लें, नेचर मेड शुगर्स लें, कैंडीज वगैरह खाने की बजाय अगर हम फ्रूट या सैलड्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो हमारा जो शुगर का क्रेविंग है वो कम हो जाता है। प्लस ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर यह क्रेविंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज भी थोड़ा कम हो जाती हैं। तो हमें अपना खाने के जो बेसिकली जो वो है तरीका है उसको थोड़ा सा बदलना होगा। हमें हेल्दी स्नैक्स यानी कि फ्रूट्स या सैलड्स या इस तरह के भुने हुए चने आदि इस टाइप के स्नैक्स को हमें प्रेफर करना चाहिए, ना कि जो फ्राइड चीजें हैं या जो फास्ट फूड में आते हैं उनको अगर हम अवॉइड कर सके तो हम अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं। डॉक्टर दरिद्र, ओवर ईटिंग से बचने के आसान क्या तरीके हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो दोबारा हम आहार पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने डिस्कस किया कि हमें आहार में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो ओवर ईटिंग या अधिक खाना ये शुगर और वेट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। कुछ सिंपल उपाय हैं जिनसे हम इस ओवर ईटिंग को कम कर सकते हैं, जैसे प्लेट की साइज छोटी करना। अगर हाथ से खाते हैं तो अगर स्पून से खाना चालू करें तो उससे भी हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। खाने पे ध्यान देना है क्योंकि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो मस्तिष्क में खाने का ये मैसेज पहुंचने में थोड़ा 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। इसीलिए इसको हम माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं। हम ध्यान रखें कि हम क्या खाएं, उसके अच्छे से चबाएं जिससे हम खाना अच्छे से पचेगा भी और हम ओवर ईटिंग से भी बचे रहेंगे। तो ये सब उपाय जो हमने पहले डिस्कस किया कि स्वस्थ खाने में क्या-क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनके अलावा इन उपायों को भी हम अपने खान-पान में सम्मिलित करके ओवर ईटिंग से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर जगदीश, जिन लोगों को प्री डायबिटीज का खतरा है, उन्हें कितनी बार ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए? आपने सवाल पूछा कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स को कैसे स्क्रीन किया जाए, कितना फ्रिक्वेंटली किया जाए। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, भाई बहन में से भी किसी को शुगर की बीमारी हो गई, ऐसे लोगों को हर 3 महीने बाद अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए। यदि वो ओवरवेट है तो फिर तो बहुत जरूरी है कि वो अपना HbA1c भी टेस्ट करें। यदि HbA1c 5.7 से ऊपर है तो उनको हर 3 महीने बाद अपना HbA1c और ब्लड शुगर करना चाहिए। जिन लोगों का HbA1c नॉर्मल है, 5.5 से नीचे है और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, सिर्फ ओवरवेट है या उनको और समस्या है जैसे कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को 6 महीने में एक बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको रिस्क फैक्टर है, एक कोलेस्ट्रॉल का है, एक मोटापे का है, तो इन लोगों को हर 6 महीने बाद करना चाहिए। और जो लोग जिनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, लेकिन इनकी उम्र 35 से ऊपर है, तो इन लोगों को साल में एक बार अपना ब्लड शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर और अपना HbA1c टेस्ट डॉक्टर की क्लिनिक में जाके कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ वो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा बल्कि उन सब तकलीफों का इलाज हो जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर भी साइलेंट बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल भी साइलेंट बीमारी है, जैसे डायबिटीज भी एक बहुत साइलेंट बीमारी है। तो उसको अगर जल्दी पकड़ लिया तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपको होने वाली डायबिटीज से बचाया जा सकता है। डॉक्टर विमल, मेरा सवाल आपसे है, हेल्दी हैबिट्स को बनाए रखने के लिए प्रेरणा आखिर कैसे मिलेगी? हेल्दी हैबिट्स हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं, दे आर वेरी एसेंशियल। और सबसे बढ़िया रहता है जिसे हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, यानी कि बचपन में ही अगर हम बच्चों को घर से और स्कूल से अच्छी हैबिट्स, लाइफ की अच्छी हैबिट्स डालेंगे तो वो हमेशा जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। यदि अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है तो उन्हें
आज की डेट में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेंबर्स एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करते हैं ताकि हमारी वॉकिंग की, एक्सरसाइज की, अच्छा खाने पाने की हैबिट्स ये सब ठीक रहती हैं। इसके सिवाय हमें थोड़ा मन में भी ये विचार करना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है और इसका निदान के लिए हमें अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत आवश्यकता है। खाने के बाद यदि हो सके तो थोड़ा देर टहलने जाएं। इससे क्या होता है कि पोस्ट पेंडियल जो स्पाइक्स आती हैं वो भी कम होती हैं और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसके सिवाय आजकल कुछ एप्स इत्यादि भी हैं जिनको अगर हम ज्वाइन कर लें तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए वो हमें प्रॉम्प्ट करती रहती हैं, जिससे हम अपनी चीजों को ठीक तरह से कर सकते हैं। जर्नल्स इत्यादि में भी आजकल काफी इंफॉर्मेशन है और सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें भी काफी अच्छी साइट्स हैं जिनमें हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसको हम अगर फॉलो करते रहें तो हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। तो प्री डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद है कि आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके और आप एक तंदुरुस्त जीवन जी सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको प्राप्त हुए होंगे। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।